प्यारे बच्चों, नात्सीवाद और हिटलर का उदय में अभी तक हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों का अध्ययन किया है। जर्मनी में आए इन बदलावों के कारण हिटलर किस तरह सत्ता में पहुंचने में कामयाब होता है, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही फौजियों की भर्ती में वह शामिल हुआ और एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसकी बहादुरी के लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया गया, लेकिन जर्मनी की हार और उसके बाद हुई वर्साय की संधि ने उसे क्रोधित किया और 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे हिटलर ने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर ने 1923 में बवेरिया पर कब्जा करने, बवेरिया आज जर्मनी का एक राज्य है बच्चों, बर्लिन पर चढ़ाई करने, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है आज, और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई और इन्हीं योजनाओं के चलते वह गिरफ्तार भी कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। हिटलर ने नात्सी प्रोपेगेंडा के तहत लोगों में एक बेहतर उम्मीद जगाई। प्रोपेगेंडा का अर्थ है बच्चों एक खास तरह का प्रचार जिसमें पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से प्रचार किया जाता है। तो नात्सी प्रोपेगेंडा का अर्थ है कि जो प्रचार करने की प्रक्रिया हिटलर ने अपनाई थी और लोगों में इस प्रचार से काफी उम्मीदें जगी थी। लेकिन 1929 में संसद के चुनाव में हिटलर की पार्टी को महज 2.6% वोट मिले। 1929 की आर्थिक मंदी आपको ध्यान होगी जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में है बच्चों धराशायी होने लगा और सारे संसार में आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी से जर्मनी भी अछूता नहीं रहा और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आर्थिक मंदी के चलते जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1932 तक 40% ही रह गया था और इस हालात के चलते हिटलर को काफी फायदा मिला क्योंकि 1932 में नात्सी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और चुनावों में 37% वोट नात्सी पार्टी को मिलते हैं। 1929 से 32 के बीच हिटलर ने ऐसा क्या किया कि उसकी पार्टी को बड़ी सफलताएं मिली, आइए जानते हैं। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, उसमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। उसके भाषणों में मुख्य रूप से जिन बातों का जिक्र होता था वे थी कि जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने, वर्साय की संधि और जर्मनी के अपमान का बदला लेने और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलवाने, नौजवानों के रोजगार और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने, जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने और विदेशी ताकतों की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने की बातें शामिल थी। लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं आयोजित करता था हिटलर। तो आपको ध्यान रखना है कि हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिसकी वजह से जर्मनी के लोग हिटलर से जुड़ते चले गए। हिटलर लोगों को गोलबंद करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था और इसीलिए उसने शक्ति प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी बात लोगों के सामने इस तरह से रखी
कि लोग हिटलर से जुड़ते चले गए। हिटलर के उदय के बाद जर्मनी में लोकतंत्र का अंत किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के पदभार का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। याद रखना है बच्चों, हिटलर चांसलर कब बना, 30 जनवरी 1933। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1933 को एक अग्नि अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मैंने कल भी बताया था बच्चों आपको कि जब संसद सत्र चल ना रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो उसे अध्यादेश कहते हैं। अग्नि अध्यादेश में नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। नागरिक अधिकार कौन से थे कि अभिव्यक्ति और प्रेस व सभा करने की आजादी, जो लोगों के मूलभूत अधिकार थे। 28 फरवरी 1933 के अग्नि अध्यादेश में ये अधिकार उनसे छीन लिए गए। कम्युनिस्ट, आपको ध्यान होंगे, स्पार्टकिस्ट लीग, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी और ये लोग वाइमर गणराज्य के खिलाफ भी थे। पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा। कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। बच्चों, एक तरीके की जेल थी और समाज से उनको बाहर कर दिया गया, कैंपों में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे ये हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के जरिए जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित हुआ। नाची पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों, यानी जितने भी संगठन थे जर्मनी में, सब पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से राज्य का अधिकार स्थापित हो गया। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, ऐसे बोला गया है इनको, के साथ साथ गेस्टापो जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, एसएस जो आपराधिक नियंत्रण पुलिस थी और सुरक्षा सेवा का गठन किया गया। इन दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और ये दस्ते किसी को भी जेल भेज सकते थे, यातनाएं दे सकते थे और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों को देश से बाहर निकाल सकते थे। तो हमने देखा कि हिटलर के उदय ने किस तरह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भंग कर दिया। जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए हिटलर ने क्या क्या कार्य किए, आइए समझते हैं। पुनर्निर्माण टॉपिक के अंतर्गत, यानी दोबारा से निर्माण करना जर्मनी का। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हयालमार साक, एक अर्थशास्त्री थे बच्चों, इनको नियुक्त किया और हयालमार साक्स ने रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत 100% उत्पादन और रोजगार का लक्ष्य रखा और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जर्मन सुपर हाईवे और कार फोक्सवैगन जनता की कार, 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। हिटलर की विदेश नीति कामयाब होने लगी और इसी कामयाबी के चलते 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से अलग हो जाता है। लीग ऑफ नेशंस आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया, लेकिन 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से अलग हो गया। हिटलर ने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया। राइनलैंड आपको ध्यान होगा जो मित्र राष्ट्रों के अधीन था और जर्मनी का यह अक्षेत्र
खनिज संसाधनों से भरपूर था। 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा करता है हिटलर और सुडेटनलैंड प्रांत, याद रखना है, ये चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में होता है बच्चों, लेकिन इसमें जर्मन भाषी लोग रहते थे, तो हिटलर ने सुडेटनलैंड प्रांत पर फिर से कब्जा कर लिया और साथ ही चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा किया। हालांकि हिटलर को कामयाबी मिलती जा रही थी, लेकिन हयालमार्शाल्ट, आपको ध्यान है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। हयालमार्शाल्ट ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट में ज्यादा पैसा नहीं है, घाटे में चल रहा था। लेकिन हिटलर ने सलाह देने वाले लोगों से पल्ला झाड़ लिया, उनकी सलाह नहीं मानी और हयालमार्शाल्ट को पद से हटा दिया। आर्थिक संकट से निकलने के लिए हिटलर ने युद्ध का विकल्प चुना। हयालमार्शाल्ट की बात ना मानकर युद्ध का विकल्प चुना, जिसके जरिए हिटलर सीमाओं में विस्तार करना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन जर्मनी को मिल सके। सीमाओं का विस्तार लक्ष्य था हिटलर का, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिटलर ने क्या कार्य किए, कैसे जर्मनी को संसाधन दिलाना चाहता था, आइए समझते हैं। सबसे पहले सितंबर 1939 की घटना देखिए। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। पोलैंड देखिए बच्चों मानचित्र में, और इसी से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो आप क्या कहेंगे? सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और फ्रांस और इंग्लैंड, देखिए बच्चों, जो मित्र राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध में, अब भी मित्र राष्ट्र की हैसियत से द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ते हैं। जर्मनी सितंबर 1940 में इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि करता है, और ये तीनों देश जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी, याद रखना है आपको। इस त्रिपक्षीय संधि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा मजबूत हो जाता है और यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी समर्थन इस त्रिपक्षीय संधि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा मजबूत हो जाता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी जाती हैं, यानी जो हिटलर के कहने पर काम करें। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, याद रखना है। लेकिन 1941 में जर्मनी सोवियत संघ पर हमला करती है। ध्यान रखना है बच्चों, ये जर्मनी और यह है सोवियत संघ, और यह हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी। इस आक्रमण से क्या होता है कि पूर्व में सोवियत संघ की सेनाएं जर्मनी को बुरी तरह हराती हैं और पश्चिम में ब्रिटेन जर्मनी को हरा देता है। दिसंबर 1941 में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला करता है। आपको ध्यान ही है कि जापान किसके साथ है? जर्मनी के साथ, केंद्रीय शक्ति है जापान। तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में फंसना नहीं चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक समस्याएं पैदा कर दी थी अमेरिका में, और अमेरिका दोबारा इस समस्या को झेलना नहीं चाहता था। वह लंबे समय तक लेकिन युद्ध से दूर नहीं रह सका, और जापान ने तो अमेरिका को विश्व युद्ध में घुसने की वजह भी दे दी, क्योंकि पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला करके जापान ने भी काफी बड़ी भूल की, जिसका खामियाजा जापान को भुगतना भी पड़ा। कैसे कि 1945 में अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और जापान बुरी तरह ध्वस्त हो जाता है और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो केंद्रीय शक्तियां हमने पढ़ी, जापान हार जाता है। हमने
सोवियत संघ और ब्रिटेन जब जर्मनी को हरा देता है, यह भी पढ़ा। अब हम हिटलर की पराजय पढ़ रहे हैं। मई 1945 में क्या होता है, जब हिटलर बुरी तरह से ब्रिटेन और सोवियत संघ से हार जाता है और मई 1945 में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। हिटलर को यह अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल 1945 में आत्महत्या कर ली। याद रखना है बच्चों। और हिटलर की पराजय, केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। एक बार फिर से मानचित्र देखिए, येलो कलर में आपको जर्मनी दिखाया गया है। धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश, धुरी शक्तियां कौन सी हैं? जर्मनी, इटली और जापान। मुख्य देश देखिए बच्चों, एक तो है फिनलैंड जो ब्राउन कलर में दिए हुए हैं, ये देखिए। उसके बाद है बच्चों हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। ये केंद्रीय शक्तियों का साथ देने वाले देश थे। जो ग्रीन कलर दिया हुआ है, जिसमें फ्रांस है, नॉर्वे है, पोलैंड है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और युगोस्लाविया और ग्रीस, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ट्यूनीशिया, शुरुआती दौर में जर्मनी इन पर कब्जा कर लेता है। ये जर्मन कब्जे वाले इलाके हैं। इटली और उसका इलाका देखिए, ग्रीन कलर में इटली है और अल्बानिया है। तटस्थ देश, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि वे देश जो ना मित्र राष्ट्रों के साथ थे और न ही धुरी शक्तियों के साथ। धुरी शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां एक ही बात है बच्चों, कई बार मैं अलग अलग नाम ले लेती हूँ, दोनों का एक ही अर्थ है। तटस्थ देश देखिए बच्चों, जो पर्पल कलर में दिए हुए हैं, तो स्वीडन है, आयरलैंड है, पुर्तगाल, स्पेन और स्विट्जरलैंड। मैप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आपको समझ आ गया होगा। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं और मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं। ध्यान रखना है, सितंबर 1939 में युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। बच्चों, आज हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव थे जिन्होंने हिटलर के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, और किस तरह हिटलर की साम्राज्यवादी नीतियों के चलते जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में घुस जाता है, धकेल दिया जाता है और जर्मनी की बुरी तरह हार होती है। आगे के वीडियो में हम नाचियों का विश्व दृष्टिकोण पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।